17वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमणों और अत्याचारों से जूझ रहा था। जनता शोषण में पिस रही थी और चारों ओर शक्तिशाली सल्तनतों का भय व्याप्त था। ऐसे कठिन समय में महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर पुणे के समीप स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इस बालक का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके पिता शाहजी भोंसले एक वीर योद्धा थे जो आदिल शाही के अधीन सेना नायक के रूप में कार्यरत थे, जबकि उनकी माता जीजाबाई असाधारण साहस, धर्मनिष्ठा और दूरदर्शिता से युक्त थीं। शिवनेरी दुर्ग का वातावरण स्वाभाविक रूप से सुरक्षा, आत्मबल और स्वतंत्रता की भावना से भरा हुआ था। जहां ऊंची पहाड़ियां, मजबूत किलेबंदी और प्रकृति की गोद में पला ये बालक बचपन से ही निर्भीक बनता चला गया। माता जीजाबाई ने रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से शिवाजी के मन में सत्य, धर्म, न्याय और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संस्कार डाले और उन्हें सिखाया कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की रक्षा और सम्मान होता है। बाल शिवाजी सामान्य बालकों से भिन्न थे, क्योंकि वे खेल खेल में ही किलों, घाटियों और युद्ध की रणनीतियों को समझने लगे थे और उनके मन में धीरे धीरे एक ऐसे राज्य का स्वप्न जन्म ले रहा था जहां विदेशी शासन न हो, अत्याचार ना हो और प्रजा स्वाभिमान से जी सके। शिवनेरी दुर्ग में जन्मा ये बालक केवल एक योद्धा बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वराज की स्थापना के लिए जन्मा था। और यहीं से उस महान गाथा की शुरुआत हुई जिसने आने वाले समय में भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। बाल शिवाजी के जीवन में सबसे गहरा और निर्णायक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था। वे केवल एक मां नहीं, बल्कि एक गुरु, मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही धर्म, न्याय और स्वाभिमान का अर्थ समझाया और उन्हें ये सिखाया कि शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि अत्याचार के विरोध के लिए होना चाहिए। वे प्रतिदिन रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर शिवाजी के मन में श्री राम, अर्जुन और भीम जैसे वीरों के आदर्श स्थापित करती थीं और समझाती थीं कि अन्याय के सामने झुकना पाप है। जीजाबाई का उद्देश्य केवल अपने पुत्र को योद्धा बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा शासक तैयार करना था जो प्रजा को परिवार की तरह देखे। शिवाजी जब किलों, पहाड़ों और जंगलों को देखते तो उनकी माता उन्हें बताती थीं कि यही धरती उनकी माँ है और इसकी रक्षा करना उनका धर्म है। इन्हीं संस्कारों के कारण शिवाजी के मन में स्वराज की भावना बहुत कम उम्र में ही जागृत हो गई। जीजाबाई उन्हें सादगी, संयम और आत्मसम्मान का महत्व सिखाती थीं और ये भी बताती थीं कि सच्चा राजा वही होता है जो सबसे पहले स्वयं पर शासन करे। बाल शिवाजी में जो निर्भीकता, करुणा और नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे, वे सब माता जीजाबाई के संस्कारों का परिणाम थे और यही कारण था कि आगे चलकर वही बालक छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर एक आदर्श राजा के रूप में उभरा। माता जीजाऊ की शिक्षाओं ने शिवाजी को केवल इतिहास का पात्र नहीं, बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा देने वाला महापुरुष बना दिया। शिवाजी के बाल्यकाल को सही दिशा देने में दादाजी कोंडदेव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे एक अनुशासित, अनुभवी और दूरदर्शी प्रशासक थे, जिन्हें शाहजी भोंसले ने शिवाजी की शिक्षा और प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा था। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन, प्रशासन और युद्ध नीति की वास्तविक शिक्षा भी प्रदान की। वे शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला प्रयोग और धनुर्विद्या का अभ्यास कराते थे और साथ ही किलों की संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक महत्व को समझाते थे। शिवाजी इन शिक्षाओं को साधारण अभ्यास की तरह नहीं, बल्कि भविष्य के स्वराज की नींव की तरह ग्रहण करते थे। दादाजी कोंडदेव उन्हें बताते थे कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने से जीता जाता है। इसी प्रशिक्षण के दौरान शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों और संकरे रास्तों में युद्ध करने की कला को समझा, जो आगे चलकर उनकी अद्वितीय युद्ध नीति का आधार बनी। दादाजी कोंडदेव का कठोर अनुशासन शिवाजी के व्यक्तित्व में आत्मसंयम और नेतृत्व की भावना भरता चला गया और यही कारण था कि कम उम्र में ही शिवाजी में एक कुशल सेना नायक के गुण दिखाई देने लगे। इस शिक्षा और प्रशिक्षण ने बाल शिवाजी को एक सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि भविष्य का महान शासक बनने की तैयारी करवा दी और यहीं से वो मार्ग स्पष्ट हुआ जिस पर चलकर वे आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में इतिहास में अमर हुए। दादाजी कोंडदेव की शिक्षा और माता जीजाबाई के संस्कारों से शिवाजी का मन अब केवल व्यक्तिगत वीरता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके भीतर एक बड़े उद्देश्य ने जन्म ले लिया था। वे चारों ओर फैले अन्याय, अत्याचार और पराधीनता को देखते थे और उनके मन में ये विचार दृढ़ होता चला गया कि इस भूमि को अपना स्वयं का शासन चाहिए,
एक ऐसा शासन जहां निर्णय विदेशी सल्तनतों के हित में नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए लिए जाएं। शिवाजी अक्सर सह्याद्री की पहाड़ियों, किलों और गांवों में घूमते हुए लोगों की पीड़ा को समझते थे और यही अनुभव उनके स्वराज के स्वप्न को और अधिक स्पष्ट बनाता गया। वे समझ चुके थे कि केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि संगठन, विश्वास और रणनीति के माध्यम से ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना संभव है। इसी काल में शिवाजी ने अपने विश्वस्त साथियों के साथ स्वराज की प्रतिज्ञा ली और ये निश्चय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रतिज्ञा किसी औपचारिक सभा में नहीं ली गई थी बल्कि मन की गहराइयों में ली गई थी, जहां साहस, त्याग और धैर्य का संकल्प जुड़ा हुआ था। शिवाजी जानते थे कि ये मार्ग कठिन है और इसमें अनेक बलिदान देने होंगे, फिर भी उनका विश्वास अडिग था, क्योंकि ये स्वप्न केवल उनका नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो सम्मान और न्याय के साथ जीना चाहता था। यही वो क्षण था जब एक युवा योद्धा के भीतर भविष्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और स्वराज का विचार एक कल्पना से बदलकर एक दृढ़ संकल्प बन गया। स्वराज के स्वप्न और प्रतिज्ञा के बाद शिवाजी के जीवन में अब कर्म का समय आ चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि केवल विचारों से राज्य नहीं बनता बल्कि उसके लिए साहसिक और निर्णायक कदम उठाने पड़ते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने तोरणा दुर्ग की ओर ध्यान केंद्रित किया, जो रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और बीजापुर सल्तनत के अधीन था। युवा शिवाजी ने बिना अनावश्यक रक्तपात के अपनी सूझबूझ, स्थानीय समर्थन और रणनीति के बल पर तोरणा दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। ये केवल एक किले की विजय नहीं थी बल्कि स्वराज की पहली ठोस नींव थी। इस विजय से शिवाजी का आत्मविश्वास और जनता का विश्वास दोनों कई गुना बढ़ गए। आसपास के लोग पहली बार ये देखने लगे कि कोई ऐसा भी है जो विदेशी और अत्याचारी सत्ता को चुनौती देने का साहस रखता है। तोरणा विजय के बाद शिवाजी ने उसी क्षेत्र में राजगढ़ जैसे सुदृढ़ किलों का निर्माण और विस्तार कराया ताकि स्वराज की जड़ें और मजबूत हो सकें। ये समय था जब शिवाजी की ख्याति एक साहसी युवा से बढ़कर एक उभरते नेतृत्व के रूप में फैलने लगी। तोरणा की विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वराज अब केवल सपना नहीं रहा बल्कि वास्तविकता का रूप लेने लगा है, और यही वो आधार था जिस पर आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सशक्त और संगठित राज्य की रचना की। तोरणा विजय के बाद शिवाजी की गतिविधियां अब बीजापुर की आदिल शाही की आंखों में खटकने लगीं, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि ये युवा केवल किले नहीं जीत रहा बल्कि एक स्वतंत्र सत्ता की नींव रख रहा है। आदिल शाही को भय था कि यदि शिवाजी को समय रहते न रोका गया तो उनका प्रभाव पूरे सह्याद्री क्षेत्र में फैल जाएगा। दूसरी ओर शिवाजी भी ये भली भांति समझ चुके थे कि स्वराज के मार्ग पर चलते हुए टकराव अनिवार्य है और बिना संघर्ष के स्वतंत्रता संभव नहीं। इसी समय शिवाजी ने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया, स्थानीय जनता का विश्वास जीता और सैनिक संगठन को अनुशासित किया। आदिल शाही के अधिकारी शिवाजी को दबाने के लिए छोटे छोटे सैन्य अभियान चलाने लगे, परंतु शिवाजी की गति, गुप्त सूचनाओं की व्यवस्था और भूगोल की गहरी समझ के कारण वे हर बार असफल रहे। शिवाजी खुले मैदान में भारी सेना से टकराने के बजाय पहाड़ियों, जंगलों और संकरे रास्तों का उपयोग कर शत्रु को कमजोर करते थे। ये वही काल था जब उनकी युद्ध नीति ने स्पष्ट रूप लेना शुरू किया और शत्रु को ये एहसास होने लगा कि ये साधारण विद्रोह नहीं बल्कि सुविचारित आंदोलन है। आदिल शाही के साथ ये प्रारंभिक टकराव आने वाले बड़े संघर्षों की भूमिका बना और शिवाजी का आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि अब उन्हें यह विश्वास हो चला था कि सही रणनीति और जनता के समर्थन से बड़ी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। यही संघर्ष आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा और दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित करने वाला था। आदिल शाही के झुंडुलमज़ होने से शिवाजी को रोकने के लिए आदिल शाह ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा। अफजल खान न केवल बलशाली और अनुभवी योद्धा था बल्कि कूटनीति और छल में भी निपुण था। उसने शिवाजी को धोखे से समाप्त करने की योजना बनाई और मित्रता का संदेश भेजकर मिलने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन पूरी सावधानी और रणनीति के साथ। प्रतापगढ़ के पास दोनों की भेंट तय हुई, जहां अफजल खान ने विश्वासघात करने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी पहले से सतर्क थे और उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि, साहस और आत्मरक्षा के कौशल से अफजल खान का अंत कर दिया। ये घटना केवल एक शत्रु की पराजय नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि छल और अत्याचार के विरुद्ध बुद्धि और साहस सदैव विजयी होते हैं। अफजल खान के वध के बाद मराठा सेना ने आदिल शाही की सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे शिवाजी की शक्ति और प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ गई। इस विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिवाजी केवल युद्ध भूमि के योद्धा नहीं बल्कि संकट की घड़ी में त्वरित निर्णय लेने वाले महान रणनीतिकार भी हैं।
इस घटना के पश्चात स्वराज का आंदोलन और अधिक सशक्त हो गया और शिवाजी का नाम दूर दूर तक भय और सम्मान का प्रतीक बन गया। यही वो क्षण था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा और चतुर शासक के रूप में अमर कर दिया। अफजल खान के वध के बाद शिवाजी ने यह भली भांति समझ लिया था कि विशाल और सुसज्जित सेनाओं से सीधे टकराना स्वराज के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी युद्ध नीति को विकसित किया जो भूमि, गति और बुद्धि पर आधारित थी। ये युद्ध नीति आगे चलकर गुरिल्ला युद्ध नीति के रूप में जानी गई, जिसमें अचानक आक्रमण, त्वरित वापसी, गुप्त सूचनाएं और स्थानीय भूगोल का पूर्ण उपयोग किया जाता था। शिवाजी ने सह्याद्री की पहाड़ियों, घने जंगलों और संकरे रास्तों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया और भारी शत्रु सेनाओं को थकाकर कमजोर कर दिया। मराठा सैनिक हल्के हथियारों के साथ तेजी से चलने में सक्षम थे और उन्हें क्षेत्र की हर पगडंडी का ज्ञान था, जिससे वे शत्रु पर अप्रत्याशित प्रहार करते। आगरा से सुरक्षित लौटने के बाद शिवाजी का उद्देश्य अब केवल विजय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सुव्यवस्थित, वैध और स्थायी स्वराज की स्थापना करना था। उन्होंने समझ लिया था कि किसी भी राज्य की मजबूती केवल युद्ध से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित शासन, धर्मसम्मत अधिकार और प्रजा के विश्वास से होती है। इसी विचार के साथ उन्होंने औपचारिक राज्याभिषेक का निर्णय लिया, ताकि स्वराज को एक स्वतंत्र और संप्रभु सत्ता के रूप में मान्यता मिल सके। 1674 में रायगढ़ दुर्ग में भव्य राज्याभिषेक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विद्वान, सरदार और जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। वैदिक विधियों के अनुसार शिवाजी का अभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। ये क्षण केवल एक व्यक्ति के राजा बनने का नहीं, बल्कि मराठा स्वराज के औपचारिक जन्म का था। राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका शासन धर्म, न्याय और लोक कल्याण पर आधारित होगा और किसी भी प्रकार के अत्याचार को स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, कर प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाया और सेना को अनुशासित रूप दिया। इस राज्याभिषेक ने जनता के मन में ये विश्वास और गहरा कर दिया कि स्वराज अब अस्थायी संघर्ष नहीं, बल्कि एक स्थायी और सशक्त राज्य है। रायगढ़ में संपन्न ये ऐतिहासिक घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा से बढ़कर एक आदर्श और वैध शासक के रूप में स्थापित हुए। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि स्वराज की रक्षा केवल भूमि पर नहीं, बल्कि समुद्र में भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि पश्चिमी तट पर विदेशी शक्तियां और समुद्री लुटेरे सक्रिय थे, जो व्यापार, तटवर्ती गांवों और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। उस समय अधिकांश भारतीय शासक समुद्री शक्ति के महत्व को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन शिवाजी की दूरदृष्टि ने उन्हें ये एहसास कराया कि सशक्त नौसेना के बिना स्वराज अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक संगठित और स्वदेशी नौसेना के निर्माण की शुरुआत की। कोंकण तट पर उन्होंने सुदृढ़ नौसैनिक अड्डे स्थापित किए और सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे समुद्री किलों को विकसित किया, ताकि तटों की प्रभावी रक्षा की जा सके। शिवाजी ने अनुभवी नाविकों को एकत्र किया, जहाज निर्माण को प्रोत्साहित किया और समुद्री युद्ध की अलग रणनीति तैयार की। उनकी नौसेना का उद्देश्य आक्रमण से अधिक सुरक्षा था, ताकि विदेशी शक्तियां भारतीय जलसीमा में मनमानी न कर सकें। इस नौसेना ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और तटीय जनता को एक नया आत्मविश्वास दिया। शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वराज केवल तलवार की शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलित दृष्टि, योजना और दीर्घकालिक सोच से चलता है। समुद्री सुरक्षा की यह पहल उस समय के भारत में एक क्रांतिकारी कदम थी, जिसने शिवाजी को केवल एक भूमि योद्धा नहीं, बल्कि पूर्ण राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित किया। और इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हर दृष्टि से सुदृढ़ और दूरदर्शी माना जाने लगा। नौसेना के सुदृढ़ होने और स्वराज के विस्तार के साथ ही मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए शिवाजी अब एक गंभीर चुनौती बन चुके थे, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि मराठा शक्ति केवल सीमित विद्रोह नहीं, बल्कि एक संगठित और स्थायी सत्ता का रूप ले चुकी है। औरंगजेब ने दक्कन में अपने सर्वोत्तम सेनापतियों और विशाल सेनाओं को उतारकर शिवाजी को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने धैर्य, गति और रणनीति के माध्यम से इस दबाव का सामना किया। वे सीधे टकराव से बचते हुए मुगल सेनाओं की रसद, संचार और मनोबल पर प्रहार करते थे, जिससे भारी सेना होते हुए भी शत्रु असहाय दिखाई देता था। शिवाजी का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि स्वराज की रक्षा और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसलिए वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते थे। औरंगजेब की दीर्घकालिक दक्कन नीति के बावजूद शिवाजी की सक्रियता, किलों का जाल और जनता का समर्थन मुगल सत्ता के लिए लगातार सिरदर्द बना रहा। इस संघर्ष में शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का वास्तविक आधार संख्या नहीं, बल्कि नेतृत्व, संगठन और उद्देश्य की स्पष्टता होती है।
औरंगजेब के साथ ये लंबा संघर्ष मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना, जिसने आने वाले समय में मुगल साम्राज्य की सीमाओं और सामर्थ्य को भी उजागर कर दिया। इसी निरंतर संघर्ष के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्वतंत्र पहचान को और अधिक दृढ़ तथा अडिग बना दिया। लगातार युद्धों और संघर्षों के बीच भी शिवाजी महाराज ने ये कभी नहीं भुलाया कि किसी भी राज्य की असली शक्ति उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली में निहित होती है। उन्होंने स्वराज को केवल युद्ध के बल पर नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित शासन के माध्यम से सशक्त बनाया। शिवाजी का प्रशासन सरल, स्पष्ट और जन कल्याण पर आधारित था, जहां अधिकारी केवल शासक के नहीं बल्कि प्रजा के सेवक माने जाते थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना कर शासन को विभिन्न विभागों में बांटा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बनी रहे। कर व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया कि किसान और सामान्य जनता पर अनावश्यक बोझ ना पड़े और उनकी मेहनत का सम्मान हो। शिवाजी महाराज स्त्रियों के सम्मान और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत कठोर थे, और उनके शासन में लूट, अत्याचार और जबरन वसूली को सख्ती से दंडित किया जाता था। न्याय व्यवस्था त्वरित और निष्पक्ष थी, जहां गरीब और अमीर के लिए एक ही नियम लागू होता था। शिवाजी स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते थे और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्णय लेते थे। उनका मानना था कि राजा का वास्तविक वैभव महलों में नहीं, बल्कि संतुष्ट प्रजा के चेहरों पर दिखाई देता है। यही कारण था कि स्वराज को जनता ने केवल शासन नहीं, बल्कि अपना परिवार माना। इस कुशल प्रशासन और न्यायप्रियता ने शिवाजी को केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित किया, और इसी शासन व्यवस्था के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाता है। शिवाजी महाराज का जीवन भले ही सीमित समय का रहा हो, लेकिन उनकी सोच, उनके आदर्श और उनका स्वराज सदियों तक जीवित रहने वाली विरासत बन गए। उन्होंने जिस स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और जनकल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी, वे केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रही, बल्कि मराठा शक्ति के विस्तार और भारतीय इतिहास की दिशा को प्रभावित करती चली गई। शिवाजी महाराज ने यह सिद्ध किया कि सच्चा राष्ट्र निर्माण केवल युद्ध जीतने से नहीं, बल्कि चरित्र, प्रशासन और जनता के विश्वास से होता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी स्वराज की लौ बुझी नहीं, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों और सेना नायकों के माध्यम से और प्रखर होती गई। शिवाजी की युद्ध नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और नारी सम्मान आज भी नेतृत्व के आदर्श माने जाते हैं। वे उन दुर्लभ शासकों में से थे जिन्होंने शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन बनाकर शासन किया। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विरासत ये थी कि उन्होंने सामान्य जन को ये विश्वास दिलाया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना संभव है और स्वाभिमान के साथ जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। उनका जीवन युवाओं के लिए साहस की प्रेरणा है, शासकों के लिए उत्तरदायित्व का पाठ है और समाज के लिए एकता का संदेश है। समय बदला है, पर शिवाजी महाराज के मूल्य आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि स्वराज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक विचार है जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा देता है। और इसी अमर विचार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास ही नहीं, बल्कि जनमानस में भी सदैव जीवित रहेंगे।